आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। रॉयटर्स पर मैंने एक तस्वीर देखी। रॉयटर्स एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है, तो मुझे वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी। एक आदमी जो अपनी एक छोटी सी दुकान में बैठा है, उसको एक हेल्थ वर्कर चेक कर रहा है। गुजरात की तस्वीर है। हेल्थ वर्कर ने पीपीई किट पहन रखा है। वहां पर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है लोगों का। एक और तस्वीर जो ध्यान खींचती है वो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में देखी। एक ऑटो वाला है जो पुणे में पीपीई किट पहनकर अपने ऑटो में बैठा है, और पीपीई किट पहनने के पीछे उसका कारण ये है कि वो कोविड-19 के मरीजों को भी अपनी ऑटो में सवारी कराते हैं और उन्हें अपनी मंजिलों तक पहुंचाते हैं। पीपीई किट में इतनी दिक्कतों के बावजूद ये लोग इतना काम कर लेते हैं, सराहनीय है। ऐसी तस्वीरें संदेश देती हैं कि कुछ मुश्किल नहीं है, हम कोरोना वायरस को हरा ही देंगे। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप मेरे साथ सुन रहे हैं आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। दुनिया भर से जुड़ी सभी कोरोना अपडेट्स के साथ एक नई रिसर्च, वायरस की हर हलचल, बदलाव और बदलते हुए आंकड़ों पर नजर रखते हैं हम। आज क्या क्या बात होंगी ये मैं आपको बताती हूँ। जितने भी सीरो सर्वे अब तक देश में हुए हैं वो क्या कहते हैं, शहरों में या गांवों में है ज्यादा इन्फेक्शन, इस पर बात करेंगे। अगर बार बार जुकाम होती है तो क्या उनके शरीर में कोरोना को हराने की ताकत ज्यादा होती है। कोरोना वॉरियर से करेंगे मुलाकात और चलते चलते नन्ही सी सलाह लेंगे कि कैसे अपनी सांसों को कोविड-19 के दौरान और उससे स्वस्थ हो जाने के बाद नियंत्रित करें। लेकिन सबसे पहले अपडेट्स। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 66 लाख के पार हो गया है और फिर से सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी की गई है। अब देश में ये मामले 9,40,000 से ज्यादा हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस महीने के अंत तक ये तय हो जाएगा कि किनको पहले वैक्सीन मिलेगी। राज्यों से एक सूची बनाने को कहा गया है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो हाल ही में कोविड-19 से ठीक हुए हैं, प्लाज्मा डोनेट करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। असम के चिकित्सा राज्य मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा है कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट 3% से नीचे है और ये और नीचे जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हालात काबू में हो जाएंगे। महाराष्ट्र में आज से होटल, रेस्टोरेंट और बार खुल जाएंगे। दिल्ली का विश्व प्रसिद्ध स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 13 अक्टूबर से लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन कोरोना को देखते हुए कई तरह के सख्त निर्देश भी तय किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वीकार किया है कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहुंच गया है। सऊदी अरब में 7 महीने के बाद मक्का को उम्रा के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए जरूरी सावधानियों का ध्यान रखा गया है। इसे 3 चरणों में खोला जाएगा। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी के 700 से ज्यादा स्टूडेंट संक्रमित मिले हैं। पॉजिटिव पाए गए सभी स्टूडेंट को सेल्फ आइसोलेशन में जाने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर किया जा सकता है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। नए नियमों के मुताबिक बार और रेस्टोरेंट में पहले के मुकाबले 50% कम लोगों को ही सेवाएं दी जा सकेंगी। मॉडर्ना और फाइजर कंपनी के ह्यूमन ट्रायल्स में कई प्रतिभागियों ने बुखार, सिर में दर्द, शरीर में दर्द और थकावट की शिकायत की है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा है कि ट्रायल्स के दौरान ये एक आम बात है। पाकिस्तान में 380 स्कूल स्टाफ कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। साउथ कोरिया में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से कम हो रहे हैं और फ्रैंको जापानीज फैशन डिजाइनर केंजो तकाडा की कोविड-19 से 81 साल की उम्र में मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल यानी रविवार को बहुत कुछ कहा, वैक्सीन को लेकर खास तौर पर। उन्होंने कहा कि इस महीने यानी अक्टूबर के एंड तक सब राज्यों को एक लिस्ट देनी होगी। उनको अपने राज्यों के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत है और किन किन लोगों को वैक्सीन लगानी होगी, इसको लेकर एक लिस्ट बनेगी।
हालांकि उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत तक 20 से 25 करोड़ लोगों को देश भर में टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि किसी भी महामारी को नियंत्रित करने में 2 खुराक वाली वैक्सीन ज्यादा प्रभावी होती है, यानी डबल डोज जिस वैक्सीन में दिया जाता है वो प्रभावी होती है। तो उम्मीद है कि ये डबल डोज वाली वैक्सीन हमको मिल सकती है। एक न एक शम्मा जला के रखते हैं। मेरे दिमाग में सीरो सर्वे को लेकर एक बड़ी हलचल रहती है। आखिर ये सीरो सर्वे कहते क्या हैं? कई प्रतिशत लगे हुए होते हैं कि इतने प्रतिशत बढ़ा, इतने प्रतिशत कम हुआ, और अलग अलग तरह के नतीजे सामने आते रहते हैं। तो एक सवाल मेरे जहन में ये आया कि क्या शहरी इलाकों में लोग ज्यादा संक्रमित हैं? गांवों में कम क्यों हैं? क्या टेस्ट कम हो रहे हैं? और हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो सितंबर में भारत में कोरोना के मामले पीक पर पहुंच जाने की बात कही, ये उन्होंने एक अंदाजा लगाया है कि पीक पर पहुंच गए थे मामले। क्या ये वाकई में सही है? और ये सारे सवाल मैंने बारी बारी से पूछे जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से, जो भारत सरकार की आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की प्लानिंग का हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि शहरी इलाकों में लोग ज्यादा संक्रमित हैं, गांव में कम क्यों हो रहे हैं? क्या वहां पर टेस्ट कम हो रहे हैं? अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के दूसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के नतीजे आए हैं। उससे देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में दुगनी संभावना कोरोना के संक्रमण की पाई गई है। उसी तरह अर्बन स्लम्स में यह संभावना लगभग 4 गुना देखी गई है। इसे समझने के लिए हमें 2 पहलुओं को समझना पड़ेगा। पहला वायरस से जुड़ा हुआ और दूसरा उसके फैलने से जुड़ा हुआ। हम जानते हैं कि वायरस एक बहुत ही संक्रामक वायरस है जो आसानी से दूसरे लोगों को फैलता है। साथ में हम यह भी जानते हैं कि कोई भी वायरस और विषाणु किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या व्यक्ति कहाँ रहता है इसके आधार पर भेदभाव नहीं करता। इस वायरस से प्रभावित होने की संभावना, चाहे व्यक्ति शहरों में रहता हो, गांवों में रहता हो और कहीं भी रहता हो, लगभग एक बराबर है। और यह देखा भी गया है, वायरस देश के हर हिस्से में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्रों में पहुंच गया है। हालांकि यह भी सच है कि फिलहाल अधिकतर केस और संक्रमण शहरी क्षेत्रों से आ रहे हैं और उसकी वजह सामाजिक लिविंग स्टैंडर्ड है। जैसे हम बात करें कि वायरस फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन से। जो व्यक्ति संक्रमित है वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वो लोग एक दूसरे के पास रहते हैं, या तो छोटे से घरों में काफी सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। दूसरा अर्बन स्लम्स जहाँ पर संक्रमण अधिक पाए गए हैं, लोग कॉमन स्पेस शेयर करते हैं, जैसे कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, कॉमन बाथरूम होते हैं। उसके अलावा शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में भीड़ भी ज्यादा होती है। बसों में लोग जा रहे हैं, बाजारों में अधिक भीड़ होती है। तो ये सब परिस्थितियां ऐसे मौके प्रदान करती हैं जहां पर संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत गांव में घर दूर होते हैं और लोग इतना नहीं मिलते जितने शहरी क्षेत्रों में मिलते हैं। अभी तक जितने जो भी कारण अगर हम सोचें तो मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में वायरस के संक्रमण अधिक आने का कारण सामाजिक परिस्थितियां हैं। इसमें बचाव और कमी के इस बात पर निर्भर करेगी कि चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, लोग जो इसके जाने हुए तरीके मास्क का इस्तेमाल करें, और खासतौर से ऐसी जगहों पर जहाँ पर क्राउडेड प्लेसेज हैं, विच आर अर्बन एरियाज, तो मास्क, हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग कुछ हद तक अपने आप हो जाती है, लेकिन हमें इस पर कॉम्प्लासेंसी नहीं दिखानी होगी। ये वायरस पूरे देश में फैल रहा है और एक समय इसके संक्रमण की संभावना ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ जाएगी। तो हर पूरे देश में इन सारे तरीके हैं जो वायरस से बचाते हैं, उनका पालन करना होगा। लेकिन फिलहाल शहरी क्षेत्रों में इसका अधिक प्रभाव है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को भी इससे बचने के लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। जी, और सर जितने भी नतीजे आए हैं अभी तक जहाँ के भी, तो उनमें एज को लेकर क्या ट्रेंड रहा है? अब तक देश में करीब 30 सीरो सर्वे हो चुके हैं। इसमें 2 राष्ट्रीय सीरो सर्वे जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किए, उसके अलावा कई राज्यों ने सीरो सर्वे किए हैं और कई शहरों ने किए हैं। अधिकतर सीरो सर्वे कहते हैं कि यह संक्रमण लगभग सभी उम्र के लोगों में लगभग बराबर है, बल्कि कुछ सीरो सर्वे जैसे दिल्ली में देखा गया कि
0 से 18 साल और 1 से 18 साल तक की उम्र के लोगों में एंटीबॉडी बाकी लोगों की तुलना में अधिक थे। साथ में हम यह भी जानते हैं कि जो 1 से 18 साल का उम्र वाले लोग हैं उनमें इन्फेक्शन कम है और उनमें केसेज की संख्या कम है, लेकिन सीरो सर्वे सिर्फ पुराने इन्फेक्शन को दिखाते हैं और यह सभी उम्र के लोगों में लगभग बराबर देखे गए हैं। देखा गया है कि 1 से 18 साल में थोड़ा अधिक है लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है। उसी तरह महिलाओं में एंटीबॉडी की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक पाई गई है। 1 से 18 साल के बच्चों और एडोलेसेंट में भी एंटीबॉडी बाकी उम्र की तुलना में अधिक पाई गई है, लेकिन इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होता है जो उसको वैज्ञानिक आधार पर देखते हैं। अगर उस नजर से देखें तो लगभग सभी उम्र के व्यक्तियों में समान मात्रा में इन्फेक्शन पाया गया है। हालांकि यह भी सच है, हमने देखा है कि एंटीबॉडी जो पुराने इन्फेक्शन को दिखाते हैं लगभग सभी उम्र के लोगों में पाए गए हैं और अधिक अंतर नहीं है, लेकिन जो कोविड-19 पॉजिटिव केसेज हैं या जो लोग व्यक्ति बीमार हुए हैं उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से यंग चिल्ड्रन और 1 से 18 साल की उम्र में बहुत कम है। और जिन व्यक्तियों को पहले से कोई बीमारी होती है या जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जो एल्डरली या व्यक्ति जो पहले से डायबिटीज हाइपरटेंशन से प्रभावित हैं या किसी भी अन्य बीमारी से प्रभावित हैं, उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रही है। और कयास तो ये थे कि भारत हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहा है, तो अब ये नतीजे क्या कहते हैं? हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसा विषय है जिस पर पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा हुई है, लेकिन जब हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो उससे पहले हमें कुछ प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों को समझना होगा। पहली बात है कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाने के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है, एक आबादी का एक निश्चित हिस्सा उससे पहले एंटीबॉडी विकसित कर लेना चाहिए। और अभी वैज्ञानिकों में इस बात पर सहमति नहीं है कि हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड क्या है। यह माना जा रहा है कि करीब 43% से 70% हो सकता है। ये थी पहली बात। दूसरी बात, अभी हम नहीं जानते हैं कि एक बार व्यक्ति संक्रमित होने के बाद उसमें कितने समय तक एंटीबॉडी रहेंगे। फिलहाल माना जा रहा है कि 3 महीने, लेकिन क्या उसके बाद भी रहेंगे हम नहीं जानते हैं। तीसरी बात है कि हर्ड इम्यूनिटी का जो सिद्धांत है वो सिर्फ एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया में काम करता है जो पर्याप्त रूप से बड़ा होना चाहिए। एक छोटी सी कॉलोनी और उस क्षेत्र में काम नहीं करेगा। चौथी बात यह है कि हर्ड इम्यूनिटी टेम्परेरी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक जो भी थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है, लेकिन जब उसमें इंटरनल माइग्रेशन के बाहर से आकर नए लोग आ जाएंगे या वहां का रहने वाला व्यक्ति कहीं और जाएगा तो उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। सो उसी क्षेत्र के लिए लागू होती है। अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखें और अभी जो सीरो सर्वे के नतीजे आए हैं पूरे देश से उस पर देखें, उदाहरण के तौर पर ICMR का जो पहला राष्ट्रीय सीरो सर्वे हुआ था उसमें 0.7% लोग ही एंटीबॉडी थे, और दूसरा सीरो सर्वे जो करीब 2 महीने बाद हुआ जिसके नतीजे पिछले सप्ताह आए उसमें पूरे देश में सिर्फ 7% लोगों में एंटीबॉडी बने। इसका मायने है कि पिछले 7 महीनों में जब से देश में संक्रमण है कि सिर्फ 7% व्यक्तियों में एंटीबॉडी आए हैं। तो कुछ भी हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड कुछ भी हो, चाहे वो 40% हो या 70%, निश्चित रूप से हम उस थ्रेशोल्ड से बहुत दूर हैं। अगर हम कुछ शहरों को भी देख लें, जैसे दिल्ली में 23%, 29% और फिर 25% हैं, तो ये शहर भी उस हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड से काफी दूर हैं। मान लीजिए अगर हम कहें कि कुछ शहर तेजी से हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर से जो लोग दिल्ली में आते हैं वो हर्ड इम्यूनिटी से नहीं बचे रहेंगे। उसी तरह दिल्ली का व्यक्ति अगर कहीं और चला जाता है जहां पर एंटीबॉडी लेवल लो है तो उसको भी हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगी। सो जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं और जो सीरो सर्वे के नतीजे निकले हैं, इन दोनों बातों को साथ रखा जाए तो यह कहना बिल्कुल उचित होगा कि हर्ड इम्यूनिटी कोविड-19 इन्फेक्शन में काम नहीं करेगी। यह काम करेगी जब वैक्सीन आ जाए। साथ में यह भी है कि जब हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड अगर आ भी जाता है तो हमें मास्क लगाए रहना होगा। तीसरी बात, हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के बिना संभवतः नहीं आएगी। और चौथी बात, वैक्सीन अगर आ भी जाए तो भी मास्क लगा के रहना पड़ेगा। जी। और हर्ड इम्यूनिटी के अलावा एक चीज और है कि जब हमने देखा कि सितंबर में लास्ट वीक में केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, 93,000 और मोर देन दैट, तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम पीक पर पहुंच गए थे या आने वाला वक्त और ज्यादा खराब हो सकता है?
पीक एक अहम चर्चा का हिस्सा है। पूरे देश में हम इंतजार कर रहे हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पीक आया। लेकिन एक बात साफ होती नजर आ रही है, बाकी देशों में जहां पर इन्फेक्शन हुए, फ्रांस, इटली, स्पेन, मार्च और अप्रैल के महीनों में उन देशों में काफी संख्या में केस आए थे और ऐसा लगा था कि उन देशों में पीक आ गया है। लेकिन अभी सितंबर के महीने में देखा गया कि वहां पर पहले से भी अधिक केस आने लगे। ऐसा कई देशों में हुआ है। भारत एक बड़ा देश है और जिस तरह से संक्रमण अब तक फैला है, एक बात साफ होती नजर आ रही है कि देश में और भारत में हम एक सिंगल पीक नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इतने बड़े देश में हर राज्य में और बड़े शहरों में अलग अलग पीक आएंगे, तो देश के स्तर पर पीक को एक्सपेक्ट करना गलत होगा और ना ऐसा होने वाला है। लेकिन अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो देखा गया था कि 1918-19 का स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक जो सारे विश्व में फैला था, उसमें भी 2 से 3 पीक आए। इस बीमारी में अगर वैक्सीन नहीं आती, उससे पहले कब और कितने पीक आएंगे कह पाना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से देयर वुड बी वेव्स कि जिसमें पहले वेव में कुछ केसेज होंगे, दूसरे वेव में प्रीवियस वेव से अधिक केस होंगे या नहीं होंगे, लेकिन निश्चित रूप से नए नए पीक आएंगे और 2-3 पीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत कंफ्यूजन होता है सच में। एक और कंफ्यूजन है कॉमन फ्लू और कोविड के बीच डिफरेंशिएट कैसे करें। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो कहता है कि बहती हुई नाक ज्यादातर फ्लू का लक्षण है। यानी अगर नाक बह रही है, रनिंग नोज है, लेकिन उसमें स्मेल नहीं जाती, कम से कम स्ट्रॉन्ग स्मेल तो आती ही रहती है आपको, जैसे प्याज की हो गई या डिओड्रेंट की हो गई या जो भी तेज स्मेल होती है। लेकिन कोविड में तेज स्मेल भी गायब हो जाती है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल भी नहीं आती है। यानी कुछ छोटे मोटे लक्षण दोनों के अलग होते हैं, काफी बारीक होते हैं, लेकिन हाँ, उनसे हम पहचान सकते हैं। अच्छा, इस बीच एक और रिसर्च आई यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर मेडिकल सेंटर यूएस की, जिसमें पाया गया कि जिन लोगों को कॉमन कोल्ड अक्सर होता रहता है, यानी सर्दी जुकाम, उनका शरीर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात कितना सही है, इस बात को जानने के लिए हमने डॉक्टर पूजा से बात की, जो RUHS राजस्थान में माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और उनसे पूछा कि कितनी सही बात है ये। ऐसा इसलिए है, एंड दिस कैन बी ट्रू ऑल्सो, क्योंकि जब हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो अंदर की जो म्यूकोजल लाइनिंग है, जो स्किन, जो अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यू है, व्हेन इट गेट्स मोर एंड मोर एक्सपोज्ड टू कॉमन कोल्ड ऑर्गेनिजम्स, जो कि कॉमन सर्दी खांसी जो करते हैं, तो वहां पर एंटीबॉडीज ज्यादा बनते हैं, बिकॉज वो इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन प्रोन एरिया। वहां पर हमारी बॉडी इज मोर प्रिपेयर्ड फॉर डिफेंडिंग द इन्फेक्शन। इसलिए these people are they have more डिफेंडिंग कैपेसिटी। जी, एक चीज और है कि इसमें ये कहा गया है कि बी सेल्स प्रोटेक्ट करती हैं ऐसे में, क्योंकि उनकी मेमोरी काफी अच्छी होती है। तो क्या है ये बी सेल्स? बी सेल्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। दे आर एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। नाउ आफ्टर कोरोना मैक्सिमम पीपल नो अबाउट एंटीबॉडीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। So these are the B cells which produce antibodies. These have a special quality of producing memory cells also. So B cells memory cells भी बनाते हैं, and as soon as a reinfection occurs, फिर से कोई infection होता है किसी वायरस का, तो they act faster, जल्दी रिकॉग्नाइज करते हैं और जल्दी एंटीबॉडीज बनाते हैं। So these are the B cells. जी, तो क्या ये बी सेल्स जब कॉमन कोल्ड के क्योंकि दोनों ही सार्स हैं और दोनों ही COV वायरस है, कोरोना वायरस है, तो क्या अगर ये उसको पहचान लेती हैं तो इनको इसे भी पहचानने में आसानी होगी? हाँ, डेफिनेटली इनको इससे पहचानने में आसानी होगी, एज लॉन्ग एज उसके एंटीजेंस आर सेम। म्यूटेशन की भी बात वायरस में सामने आ रही है कि कई तरह से म्यूटेशन हो रहे हैं, और अभी जो म्यूटेशन है एक नया भी आया है, तो क्या इस म्यूटेशन के बाद भी बी सेल्स याद रख सकती हैं वायरस को? नहीं, बी सेल्स आर वेरी स्पेसिफिक, कि जो जिस एंटीजन के अगेंस्ट में उन्होंने अपनी मेमोरी बनाई है और एंटीबॉडीज बनाए हैं, वो अगर वही एंटीजन रिपीट इन्फेक्शन करेगा तो दे एक्ट फास्टर एंड दे प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडीज। पर अगर एंटीजन में जरा सा भी चेंज होता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन, तो दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट।
जी, इसका मतलब अभी तो इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि कॉमन कोल्ड जिन लोगों को हो रहा है उनको कोरोना वायरस से अफेक्ट नहीं होंगे वो। हाँ, दे आर मोर प्रिपेयर्ड, पर अफेक्ट नहीं होंगे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दे हैव दैट बेटर डेवलप्ड इम्यून सिस्टम इन देयर बॉडी। थैंक यू डॉक्टर पूजा। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात, बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। और अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो कोरोना वार्ड में जयपुर के रेलवे अस्पताल में ड्यूटी दे रहे हैं जब से कोरोना हुआ। लेकिन इस दौरान उन्होंने कैसा महसूस किया, उन्हें क्या चीज अच्छी लगी और क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आई, ये हम उन्हीं से जानते हैं। ये हैं महेश। जो कोविड अभी मार्च से ही कोविड चल रहा है, तो उसमें जैसे जैसे मतलब हमारी ड्यूटी लगती रही, हम कर रहे हैं। वैसे पहले तो क्या शुरू में तो जब इसके बारे में मतलब प्रॉपर पता नहीं था, तब तो यूँ लगता था कि भाई पता नहीं क्या है, घर वालों का उनको होने, हमें तो यूँ खुद से तो कोई जैसे सेवा का काम था शुरू से, तो वो तो सोच ही रखा था कि भाई वो डर तो हमेशा रहता है किसी ने कहा भाई ये कोविड तो आ जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां जो इन्फेक्शियस हैं उनमें काम करेंगे तो कभी ना कभी इन्फेक्शन तो हो ही जाता है। उसका डर खुद के लिए तो कभी डर था ही नहीं। डर था कि कहीं हमसे जो है वो घर पे या अपने जो आसपास में जो मतलब समाज है उसमें कहीं किसी को ना हो जाए, इसलिए वो डर रहता था। बाकी वैसे तो अब काम कर रहे हैं उसमें तो कोई खुद के लिए तो कभी वो हुआ नहीं कि भाई खुद डर रहे हैं, अपन डर के काम कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हुआ। और खुशी मिलती है वैसे कि समाज के लिए हमें मौका मिला है, कितना अच्छा काम करें, जो पता चले कि भाई मतलब जो मानसिक संतुष्टि होती है ना वो मिलती है। जी, और कोई किसी तरीके की दिक्कत की जो आपने जिसका सामना किया? दिक्कत तो मैडम यूँ था कि जी ऐसे अपन है ना वो काम कर रहे हैं, उसमें अब पीपी किट पहनना ही वो है। उसमें क्या है, बहुत जैसे अपने पीपी किट पहन के अंदर गए तो 2-3 घंटे तक क्या होता है कि अंदर खुद है ना पूरा पसीना जो मतलब डिहाइड्रेशन जैसा हो जाता है पूरा कंप्लीट। और फिर है ना जब अपन उसमें उसी कंडीशन में पेशेंट के साथ है ना इंटरेक्ट कर रहे हैं और पेशेंट को उनको वो ट्रीट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अपन को यूँ लगता है कि यार ना पूरा जैसे खुद को जैसे प्यास भी लग रही हो तो भी अपन कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, पानी पी सकते? पानी भी नहीं पी सकते मैडम, पानी खाना कुछ भी नहीं। आपको जैसे नेचुरल कॉल भी है तो भी आपको होल्ड ही करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते उस दौरान। आपको कंप्लीट जैसे 2-3 घंटे जब तक आप अंदर रहेंगे ना उस वार्ड में तब तक आप स्पेशली कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को टच भी नहीं कर सकते और पूरा अंदर पसीना पसीना रहता है। उसमें क्या होता है अपने एसी वेसी जैसा कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो इन्वायरमेंट उसमें भी आने के डस्टिंग में आने के रहते हैं ना, डस्टिंग में उसमें आ जाएगा तो पूरे उसी में परिसर में फैल जाएगा। इस चक्कर में क्या अंदर केवल पंखे चलते हैं और पीपी किट में भयंकर जैसे खूब गर्मी लगती है। उस दौरान यूँ भी लगता है कि जैसे अपने हाथ जो है पसीना भी आ रहा है, नाक वाक जैसे आंख के मुंह में भी पसीना आ जाता है उसमें 95 में, तो भी अपन है ना उसको हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने जो ही हाथ है ना पेशेंट के साथ कनेक्ट वो टच हुए हैं और ना तो उसी एनवायरनमेंट में अपन हैं तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन को पूरा वो होल्ड करके रखना पड़ेगा। यही परेशानी रहती है। फिर बाद में इस दौरान जब अपन कंप्लीट बाहर आते हैं तब भी ये रहता है कि अब उसको पूरा प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ेगा, नहीं अदरवाइज है ना अपने टच हो गया अंदर अपने कपड़े पहन रखे या बॉडी से टच हो गया तो भी इन्फेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा। फिर अपन को कभी पता ही नहीं चलता। उसी दौरान अपन वैसे के वैसे घर चले गए तो कई बार बच्चे भी मान लो जाते ही बोल देते हैं कि चलो वो आ जाते हैं, हाँ कर लेते हैं, तो अपन को डर लगता है कि कहीं इन्फेक्शन इनके ना हो जाए। और हम लोग तो क्या हैबिचुअल होते हैं, छोटे मोटे जो मौसमी बीमारियां जो भी कुछ भी आता है तो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, धीरे धीरे हम अडॉप्ट कर लेते हैं उसको। लेकिन जैसे हमारे घर वाले जो भी अपने रिलेटिव्स हैं जो अपने पास में रहेंगे वो तो उनके लिए तो वो चीज नहीं रहेगी, तो वो क्या है हमसे जो इन्फेक्शन उनको मिलेगा ना वो उनके लिए सीवियर होगा, वो हमारे लिए नहीं होगा। हम तो क्या है कि भाई उस माहौल में वो हो गए, अडॉप्ट कर लिया हमने उस माहौल को। वार्ड में कोई और परेशानी, लोग कैसा बिहेव करते हैं वार्ड में जो पेशेंट्स आते हैं? मैडम पेशेंट क्या होते हैं कि जैसे उनमें वो फियर तो रहता ही है कि उनको कोई मतलब ऐसी बीमारी हो गई जिससे उनकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए क्या वो पेशेंट ना साइकोलॉजिकल इरिटेट हो जाते हैं। वो घर वालों से मिल नहीं सकते, अकेले से रहते हैं वो। फिर क्या है कि हम लोग भी उनके साथ इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि भाई वो भी पॉजिटिव हैं, प्लस इन्वायरमेंट भी है, बहुत सारे पेशेंट है एक बंदे के पास जैसे, तो हम क्या है कि हर आदमी को प्रॉपरली इतना टाइम नहीं दे पाते अंदर, तो वो क्या इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि अकेले बंदा कितना रहेगा।
तो इसलिए फिर वो क्या है कि गुस्सा निकालते हैं, कई चीजें छोटी छोटी चीजों पे वो करते हैं कि भाई ये मुझे नहीं मिला, ये नहीं प्रॉपर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि पूरा मेडिकल पर्सनल पूरा ध्यान दे रहा है उनपे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो इरिटेट हो जाते हैं वो, तो ये दिक्कतें थोड़ी है। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायतें होती है तो भी है ना वो, हालांकि हम अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई सबको सेटिस्फाई किया जा सके, लेकिन हो नहीं पाता इतना। फिर वो प्रेशर हम पे प्रेशर रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि है ना पेशेंट क्योर भी होना चाहिए प्लस सेटिस्फाई भी होना चाहिए, तो ये दिक्कतें हैं कुछ जी। हालांकि कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करते हैं, वो ट्रीटमेंट और सेटिस्फाई दोनों, लेकिन फिर भी जो इरिटेट है ना बंदा, उसको सेटिस्फाई करना थोड़ा इजी नहीं हो पाता। और फिर बाद में बंदे अलग अलग, भाई नेचर तो सबका अलग अलग होता ही है, कुछ तो मतलब जैसे शांत स्वभाव के होते हैं वो तो अपने आप ही ना मान लेते हैं कि भाई ठीक है अपन को अपने साथ कुछ हो गया तो अपन को भी थोड़ा बियर करना ही पड़ेगा इसको। लेकिन कुछ एक लोग तो क्या होते हैं कि बस यूं मेहमान बन के आते हैं कि नहीं अब अपने को हो गया तो अपन है ना इनकी पूरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इनकी पर्सनल हेल्थ पर्सनल इनकी जिम्मेदारी है कि अपन को अपन सब कुछ ये करेंगे और अपन को ठीक करके भी भेजेंगे और अपनी बातें भी सुनेंगे। अभी आप दे रहे हैं ड्यूटीज रेगुलर? हाँ जी, अभी तो मैडम जस्ट तो अभी मेरी पिछले उसमें बुधवार को ही खत्म हो गई। अभी सब मतलब 8 दिन कंटिन्यू करके फिर अब खत्म हो गई। अब नेक्स्ट में जब वापिस टर्न आएगा हमारा, जो क्या है कि सबका टर्न बाय टर्न आ रहा है, तो उसमें कई बार क्या होता है जैसे हमारे साथी जो है एक शिफ्ट में, जैसे हम मतलब एक दिन में 3 शिफ्टों में चल रहे हैं, तो उसमें एक शिफ्ट में से 1-2 साथी कभी पॉजिटिव भी हो रहे हैं, हमारे हो भी गए साथ में, तो उसमें क्या होता है टर्न फिर और शॉर्ट हो जाता है। उनको तो फिर रेस्ट देना पड़ेगा या कोई क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो उनके जो स्लॉट खाली हो गया ना उसमें फिर हमको जल्दी आना पड़ेगा उसी स्लॉट में जो बच रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया महेश, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप में इतना पेशेंस है इसके लिए आपको बहुत बधाई। क्या आपको मालूम है कि सिने वर्ल्ड, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी मूवी थिएटर्स चेन है, यूएस और यूके के सिनेमा घरों को बंद करने जा रहा है। टेम्परेरी तौर पर, घबराइए मत, लेकिन तब भी 40,000 लोग काम करते हैं और उनकी नौकरी को खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म नो टाइम टू डाई को भी अनुमति नहीं मिली है रिलीज की, तो कहीं ना कहीं ये सर्वाइवल का डर सिनेमा हॉल्स को सता रहा है। चलिए फिलहाल आप मत डरिए, ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए। यस, देखिए कोविड सांसों को प्रभावित करता है, ऑक्सीजन को भीतर नहीं आने देता, तो अपनी सांसों को खुद ही नियंत्रित करना होगा ना। मैं नहीं कहती, योग गुरु शांग्रीला जैन कहती हैं, जो जापान में रहती है और लोगों को योगा सिखाती हैं। शांग्रीला, आप ये बताएं कि क्या कोविड होने के दौरान सांसों का प्राणायाम करना ठीक रहता है, और अगर हाँ तो कौन से प्राणायाम हमको करने चाहिए? जो योग है वो सिर्फ एक आपके शरीर पर ही नहीं, आपके मन पर, आपके श्वसन तंत्र पर हर तरह से काम करता है। तो जब हम योग करते हैं तो शरीर आपका मजबूत होता ही है, लचीला होता है, और आपका मन है वो शांत होता है, एकाग्रचित होता है और मजबूत होता है। साथ ही अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ज़्यादा नियंत्रित होता है, बेहतर होता है। हम धीमे धीमे गहरी लंबी सांसें ले सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि आपका जो प्राण है आपकी हर एक सांस पर निर्भर है, तो हम जितनी कम सांसें लेंगे लेकिन गहरी सांस लेंगे उतना ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो अगर मैं योग और कोविड की बात कहूँ तो कोविड जब होता है तो आप जैसे जानते ही हैं आपके श्वसन तंत्र पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर उसका आघात होता है। तो ऐसे समय में सबसे बेहतर है कि आप पहले से ही थोड़ा सा कपालभाति किया करें, और अनुलोम विलोम सबसे बढ़िया है, सबसे कारगर है। उससे आपकी दोनों नाड़ी, चंद्र और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट रहती हैं। तो अनुलोम विलोम आपकी डीप ब्रीदिंग है। जैसे हम योग में अभ्यास कराते हैं सेक्शनल ब्रीदिंग का, तो इसमें हम अपने लंग्स को 3 भागों में बांट देते हैं। तो सबसे निचला, उस दौरान हम बहुत गहरी ब्रीदिंग लेते हैं, फिर मध्य भाग और फिर कंधे तक का। तो आपके जो लंग्स हैं वो 3 भाग में बट जाएगा, और उस तरह से आपके लंग्स के 3 भाग या लंग्स का हर हिस्सा एक्टिवेटेड होगा। उसके अलावा अगर हम भ्रामरी प्राणायाम करें तो आपके मन को बहुत शांत करता है। रोजमर्रा में भी जिसको भी अनिद्रा की बीमारी है वह भी सोने से पहले भ्रामरी करे तो उसको बहुत फायदेमंद रहेगा। कोविड के वक्त आपको काफी तनाव रहता है, और वैसे भी आज कोविड हो या ना हो, आज के माहौल में हमें काफी तनाव रहता है।
तो भ्रामरी एक बहुत ही कारगर प्राणायाम है। उसके अलावा मैं कहूँगी कि भस्त्रिका और डॉग ब्रीदिंग एंड रैबिट ब्रीदिंग। डॉग ब्रीदिंग इज डीप ब्रीदिंग एंड रैबिट ब्रीदिंग इज शैलो ब्रीदिंग। इस तरह के जो आप ब्रीदिंग पैटर्न्स, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स जब आप करेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जी, और शांग्रीला, कोविड-19 से ठीक हो गए लोग घर लौट आए हैं या घर में ही हैं, लेकिन उनको एक अजीब सी थकान रहती है, और क्या ऐसे में वो कुछ योगाभ्यास कर सकते हैं या फिर सिर्फ कोई प्राणायाम ऐसा हो जो वो कर सकते हैं? आप बताएं। जहाँ तक कोविड के बाद योगा अभ्यास की हम बात करें तो आपका शरीर वैसे ही काफ़ी कमज़ोर रहता है, तो इस दौरान हम ज़्यादा योगा अभ्यास तो करवाते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़ी ब्रीदिंग अपना कायम रखें, अपना अनुलोम विलोम करें, जो थोड़े प्राणायाम ऐसे जो आपके मन को शांति दें, मन को मजबूती दें, वो प्राणायाम करें। आपके हाथ पैरों में, आपके जोड़ों में जब दर्द रहता है तो थोड़े स्ट्रेचेस करें, पैरों के मसल्स के थोड़े स्ट्रेचेस करें, हाथ के मसल्स के स्ट्रेचेस करें। ये करने के लिए आप ताड़ासन कर सकते हैं या सीधे बैठकर दंडासन में थोड़े से हाथ पैरों को स्ट्रेचेस वगैरह करें। जब थोड़े से शरीर में शक्ति आ जाए तब आप धीरे धीरे योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन योगाभ्यास हम बीमारी के दौरान कतई नहीं कहते कि किया जाए। हाँ, प्राणायाम आप ज़रूर कर सकते हैं, इससे आपके ब्रीदिंग को फ़ायदा तो होगा ही, साथ में मन को शांति और मजबूती मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका शांग्रीला। अब आप लोग एक गहरी सांस अंदर भरें और मुझे जाने की इजाजत दें। कल फिर होगी मुलाकात। मास्क किस किस ने नहीं लगाया है उन सब की पेशी होगी कल कोरोना कवरेज में। बाय बाय, स्टे सेफ। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।